नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक चौरसिया है। मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक बार चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया लेकर। ये कैसा अलबेला और निराला शो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक चौरसिया है। मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक बार चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया लेकर। ये कैसा अलबेला और निराला शो है जिसमें हम बात करते हैं राजनीति की, बात करते हैं देश की बड़ी बड़ी समस्याओं की, बात करते हैं आपके चौराहे की, बात करते हैं आपके घर की, बात करते हैं आपके शहर की, बात करते हैं हम आपके जिले की, आपके प्रदेश की और इस पूरे देश की, लेकिन बिल्कुल अलग, अलबेले और हल्के फुल्के अंदाज में। और यही सब बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसा शख्सियत जिससे मैं हमेशा प्रभावित रहा हूं, बिहार की राजनीति का जाना पहचाना नाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। पप्पू जी, भले से अब्बास टायर वाला ने गाना लिखा हो पप्पू कान डांस वाला, लेकिन असलियत यह है कि डेमोक्रेसी का जो जमहूरियत है उसका डांस अब शुरू हो गया है और पप्पू यादव उसके माहिर खिलाड़ी है। तो क्या तैयारी है आपकी? सभी दलों के लिए और सभी नेताओं के लिए डांस 5 साल के बाद शुरू होता हो, लेकिन मैं लगातार आम लोगों के लिए इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना और आम खास तौर पर इस देश के जो राजनेता हैं उसके लिए कि हमेशा खास की इज्जत इस देश के लोगों ने की है, आम की इज्जत नहीं की, आम के लिए जिया नहीं और आम की वकालत नहीं की, सिर्फ आम का इस्तेमाल किया गया। अच्छा पप्पू यादव जी, कुछ पर्सनल लाइफ की बातें हो जाए। आप आखिरकार आंदोलनों से, आखिरकार समाज सेवा से कैसे जुड़े और आप यहाँ से आपको आपकी छवि, आप प्रख्यात भी हुए, आप कुख्यात भी हुए, हिंदी के दोनों शब्दों को आप समझते होंगे। ये डिफरेंस कैसे आया? एक पप्पू यादव समाज सेवी जिसकी छवि रॉबिन हुड की और दूसरी तरफ उसे बताया जाए कि एक माफिया डॉन है। अब देखिए, रॉबिन हुड और माफिया डॉन ये दोनों चीज तय कौन करते हैं ये तो आप देखिएगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा और हमारी किताब भी, मैंने उसको काफी हमारे मंच पर दुनिया के, वर्ल्ड के, नहीं दिग्विजय सिंह जी नहीं, दिग्विजय सिंह जी हमारे लिए पिता की तरह हैं, मुलायम सिंह जी या रामविलास जी या जगदीश टैटलर जी या अनूप जलोटा जी और देश के बहुत बड़े बड़े सभी लोग आए। सबसे बड़ी चीज नामवर सिंह साहब आए और उन्होंने जो बातें कही पप्पू यादव के बारे में उसको भी कभी कभी देखा कीजिए। नामवर सिंह जो कम्युनिस्ट और दुनिया के सबसे बड़े क्रिटिक वर्ल्ड के, वह मेरे मन से पप्पू यादव के बारे में जो बातें कही हैं उसको भी जरूर ले लीजिए। एक लड़का जो आनंद पल्ली स्कूल में, आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ता हो, पुनः आनंदपुर के बांका में पढ़ता हो, फिर इस हिंदुस्तान में जो सबसे अच्छी स्कूल हुआ करती थी उस वक्त शहर में जिला स्कूल, उसके हम टॉपर हुआ करते थे, एक बेस्ट स्कॉलर थे हम, और फिर वहां से अमेरिका जाने की मेरी वीसा बनी और अमेरिका की तैयारी हो गई। दीदी बुआ मेरी डॉक्टर है, फूफा भी डॉक्टर है अमेरिका में, और वहां जा रहे थे और फिर एक सामाजिक सरकमस्टांसेस पैदा हुआ पूर्णिया में और एक घटना ने कंप्लीट परिदृश्य को चेंज कर दिया। जिला स्कूल का एक 9th का टॉपर लड़का और एक सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की लड़ाई में कहां से कहां एक राह को धर लेना और फिर वो राह पर चले जाना, और लगातार एक दिन की बात दीपक जी नहीं है, आप शुरू से आप याद करिए। अंग्रेजों ने भगत सिंह को क्या कहा, महात्मा गांधी जी को क्या कहा, और आज नाथूराम गोडसे को लोग क्या कहते हैं। इसी देश में महात्मा गांधी को मानने वाले लोग भी हैं, सुभाष को मानने वाले लोग भी हैं और नाथूराम गोडसे को भी मानने वाले लोग हैं। मेरा कहना यह है कि बुद्ध को इस देश के लोगों ने नहीं भगा दिया, कबीर को इन देश के लोगों ने माना, नानक को खुद के नानक के लोगों ने, भीड़ ने समाप्त करने की कोशिश नहीं की। जब जेसस क्राइस्ट को लोगों ने सूली पर लटका नहीं दिया, क्या कोई आम लोग थे क्या? इस देश तो के, क्या पप्पू यादव इस देश के कंपैरिजन कर रहा है? इस देश, सीधा सवाल, क्या पप्पू यादव इनसे अपना कंपैरिजन कर रहा है? कंप्लीट रूप से इस देश में जब कोई राइवल बना है, विद्रोही बना है, सिस्टम के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, हर उन चीजों के खिलाफ जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए चलता है। फूलन देवी का बलात्कार हुआ, बहुत अच्छा,
फूलन देवी थाने गई तब बलात्कार हुआ, बहुत अच्छा। फूलन देवी जंगल गई अपनों के पास, बलात्कार हुआ, बहुत अच्छा। और वो फूलन देवी एक अबला होकर के अपना बदला ले लिया। सेल्फ समेट आप जा रहे हो कहीं, आपकी पत्नी को कोई छेड़ रहा है, आपने आपकी बेटी को कोई छेड़ रहा है, पकड़ लिया और आपके सामने कोई बलात्कार करना चाहा तो आप क्या करोगे? और वही फूलन देवी झांसी की रानी के वक्त यदि तलवार उठा लेती, आम लोगों का बलात्कार अंग्रेजों के समय होता था, तब तलवार बंदूक उठाई झांसी की रानी, तब उसे कोई डकैत नहीं कहा स्वतंत्रता सेनानी है। और खुद के अपने पर लगे इल्जामों की ये सफाई दे रहा है। मैं किसी पर लगे इल्जामों की सफाई नहीं दे रहा हूं, इसीलिए नहीं दे रहा हूं कि मेरा इन चीजों से कभी मतलब रहा ही नहीं, ना तो खुशी। मैं वही बातें तो मैं कह रहा हूं ना भैया, मुझ पर एक 302 लगा, 120 भी लगाया गया मुझ पर राजनीतिक तहत। उसके अलावा एक 302 का एक मुकदमा पप्पू यादव पर नहीं, 120 भी लगाया पॉलिटिकल तहत से, और मैं हाईकोर्ट से बरी हुआ। उसके अलावा कोई केस है तो बता दीजिए ना। उसके अलावा कॉलेज का लगातार किस कॉलेज के प्रेसिडेंट जब बने तब स्टूडेंट लाइफ का केसेस, आंदोलन का केसेस, पटना का केसेस, रेलवे लाइन का केसेस, पटरी उखाड़ने का केसेस, संघर्ष करने का केसेस, जितने केसेस आप जोड़ करके देख लीजिए। बात है जी, ये सब अच्छी बातें हैं भैया। किस पर महात्मा गांधी ने भी पटरियां उखाड़ी थी क्या? हाँ, क्या केसेस नहीं लगे क्या? सुभाष चंद्र बोस, जॉर्ज फर्नांडिस पर नहीं लगे थे क्या? जॉर्ज फर्नांडिस पर आरोप नहीं लगे क्या? मस्जिद और मंदिर तोड़ने का आरोप से लेकर के अभी तक अडवाणी जी पर सारे आरोप नहीं लगे क्या? कितने केसेस है अडवाणी जी पर, उमा भारती पर, रितंबरा पर, कितने केसेस हैं? और किस पर केसेस नहीं है? बाल ठाकरे को आप क्या दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कहेंगे क्या? उस देश में एक व्यक्ति ने एक सिस्टम को चैलेंज किया, और चैलेंज किस तरीके से किया बाल ठाकरे ने? राज ठाकरे क्या देश का सबसे बड़ा कानून विरोधी आज भी नहीं है क्या? इसी हिंदुस्तान में रह करके पूर्वांचल को चैलेंज के साथ मारता है। कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर पाता है, कोई प्रशासन चैलेंज नहीं कर पाता है, कहता है कि मैं मारूंगा। उसके बारे में आपको बोलने का अधिकार नहीं है क्या? बाल ठाकरे ने दुनिया का सबसे ज्यादा कुकर्म किया, वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया बाल ठाकरे। कौन सा आदमी बन गया? कौन आदमी है जिसका नाम बता दीजिए आप हमको। हु इज द पर्सन इन इंडिया, हु इज द नेम? एक व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हमको आप बताइएगा ना कि ये इन्होंने इस सिस्टम को चैलेंज नहीं किया या इस सिस्टम पर नहीं गए। क्या हुआ? नहीं, मैं एक बात, खराब है तो आप भी खराब हो जाएंगे। नहीं, खराब का क्या हुआ था? सन 42 के बाद सन 42 की एक क्रांति हुई। उस क्रांति में क्या कांग्रेस के सभी लोग नहीं थे? उस पर केसेस नहीं हुए क्या? सन 42 के बाद संपूर्ण आया स्वराज की कल्पना, स्वराज के लिए भी एक अवधारणा आई। क्या हुआ? और उसके बाद आई संपूर्ण क्रांति की अवधारणा। कौन कहने को तैयार था जयप्रकाश नारायण को दूध के धुले हैं और लोहिया जी को? क्या जयप्रकाश नारायण पर सभी तरह के आरोप नहीं लगे? उग्रवादी नहीं कहा गया जयप्रकाश नारायण को? क्या जयप्रकाश नारायण पर सभी तरह के आरोप नहीं लगे? क्या आडवाणी जी पर सभी तरह के, अटल बिहारी वाजपेयी पर सभी तरह के आरोप नहीं लगे? हत्या की साजिश में शामिल होने क्या का आरोप आडवाणी पर किसी पर नहीं लगा? आडवाणी जी पर साजिश में शामिल होने का आरोप नहीं है। 33,000 आदमी यदि इस देश में 92 के मस्जिद टूटने के बाद मरे तो वह 120 बी का हत्या का आरोपी आडवाणी जी और उमा भारती है। लेकिन किसी कोर्ट में मामला चल रहा है भैया? है, चल रहा है, किसी भी कोर्ट जी चल रहा है। लखनऊ में मामले चल रहे हैं, किसी में आडवाणी जी पर मामले चल रहे हैं, पे नहीं चल रहा है सर। उन पर बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने की आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चल रहा है। अच्छा, और बस वही मुकदमा है, दंगों से जुड़ा हुआ या जनहानि दंगों से जुड़ा हुआ है ना? कोई मुकदमा उन पर नहीं है। अच्छा ठीक है, दंगा करवाने वाला व्यक्ति दूध के धुए, जातीय दंगा करवाने वाला दूध के धुले, जॉर्ज फर्नांडिस पर आप भी जातीय संघर्ष करवाते हैं। कहाँ? बता दीजिएगा ना, आप बता दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, जातीय संघर्ष का आरोप हमको बता दीजिए। किसी व्यक्ति को, व्यक्ति टू नेक किसी व्यक्ति के साथ राजनीतिक लड़ाई होना, उसको जातीय संघर्ष आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मेरा दीपक चौरसिया जी से किसी बात का अदावत हो, राजनीतिक रूप से हम दोनों एक दूसरे के विचारों का नहीं मिलता, आदान प्रदान नहीं हो। एक व्यक्ति से एक व्यक्ति का लड़ना जातीय दंगा नहीं हो सकता है। लेकिन जिन लोगों के बारे में आप कह रहे हैं, बाल ठाकरे पर 302 के मुकदमे नहीं थे क्या? राज ठाकरे पर मरवाने के आरोप नहीं लगे हैं क्या? ना जी, किसी को केस कोर्ट जी में, किसी कोर्ट में नहीं है भैया। राज ठाकरे पर जितने मुकदमे हैं ना,
उतने मुकदमे तो आज अभी किसी पर नहीं हो। उनके ऊपर मुकदमे हैं, जितने लोगों को मुकदमे हैं। पीटने के और मारने के नहीं, और वही बात मैं पीटने के, मारने के वही नहीं। बात मैं भी कह रहा हूँ। और वो भी कहते हैं कि राजनीतिक आंदोलन है। नहीं, नहीं। जो आप कह रहे हैं, आप वो भी यही कहते हैं भैया कि मैंने एक राजनीतिक आंदोलन मैंने है। नहीं कहा कभी राजनीतिक आंदोलन। मैंने कहा कि जिन चीजों को लेकर के जहां तक मेरा सवाल है, मेरी बातें हैं, अब तो वो भी आरोप नहीं है। 120 122 बी कम्युनिस्ट के अजीत सरकारी, वो भी मार्गी, आनंद मार्गी, मेरा पूरा परिवार आनंद मार्गी होने के नाते फादर, वो भी, और हाईकोर्ट ने कंप्लीट बड़ी। अब आप इस बातों को यहां बोल तक नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, ये राइट भी नहीं है आपको कहने का। मैंने कभी नाम नहीं लिया। अब ये राइट भी नहीं है। आरोप आपने ही नहीं, आप मैंने आपने ही खुद जिक्र शुरू किया। मैंने तब ये दीपक जी, बहस मैंने यहाँ तक कहा पहुंची कि है। एक आरोप लगे थे जिसको हाईकोर्ट ने बरी किया कंप्लीट रूप से। और जिन लोगों पर इतने इतने आरोप लगे हैं घोटाला को, एक घोटाला से कितने हजार गरीब मरते हैं पता है आपको? कितने गरीब मरते हैं, कितने गरीबों का शोषण होता है? वो आपको क्या दूध के धुले नजर आ रहे हैं? राजनीति में जो सबसे ज्यादा बुरा है वह है आर्थिक अपराध। इससे हजारों लाखों करोड़ों गरीब मरते हैं, इससे लाखों हजारों गरीबों की उम्मीद समाप्त होती है, इससे ज्यादा देश समाप्त होता है। आपके नेता लालू यादव इस मामले में तो सजा याफ्ता है, चुनाव तक नहीं लड़ पा रहे। भैया वही बात तो मैं कह रहा हूं, वही बात मैं कह रहा हूं सर। दीपक जी, लालू प्रसाद यादव जी को पर कई करोड़ रुपए के आरोप लगे। मतलब कोई और 10 रुपए की सुन चोरी लीजिए करे ना तो मेरी ठीक बात, है। मैं वही बता रहा हूं आपको। 10 लाख हजार करोड़ रुपए के आरोप लगाने वाले आपको दूध के धुले नजर आते हैं। मुझे कोई दूध का सुन धुला लीजिए ना नजर नहीं आता। सर, मुझे नहीं आता सुन नजर। लीजिए ना सर, आपको करुणानिधि, आपको किनोमुझी, आपको राजा दलित, आपको मायावती, आपको मुलायम सिंह, आपको लालू यादव, आपको शिबू सोरेन, आपको शिबू सोरेन का बेटा, यही लोग नजर आते हैं आपको, और लोग नजर नहीं आते। दुनिया को लूट करके 100 वर्षों से ये अमीर लोग और ये सत्ता में बैठने वाले लोग हजारों हजार अरब करोड़ रुपया लूट लिया, उसका नजर नहीं आया। 10 करोड़ या 20 करोड़ या 14 करोड़ या 4 करोड़ का आरोप गलत तरीके से एक व्यक्ति पर यदि लगा और वो अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से आना अभी बाकी है, सजा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से आना बाकी है, तो मुझे आश्चर्य लग रहा है आपको सिर्फ लालू यादव जी नजर आते हैं, आपको अन्य लोग नजर नहीं आएंगे। तो आपको लगता है कि करोड़ों रुपए का चारा घोटाला करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने किया या नहीं किया तो कोर्ट ने प्रूव कर दिया, किया उन्होंने। ये कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रूव कर दिया। नहीं, जिस कोर्ट में हुआ वहां तो हुआ ना सर। भैया निश्चित रूप से मैं भी आपको कह रहा हूं कि एक बात आप मान के चलिए, कुछ बातों को, एक निश्चित रूप से जो आज इस बात को मानी तो जा ही रही है, उसको मैं नजरअंदाज मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इन चीजों को देखेंगे कि उसका जो सरकमस्टांसेस देखेंगे कि कैसे कौन व्यक्ति, कितने कलेक्टर और कितने लोग और एक मुख्यमंत्री और एक एक्स मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी का नाम जिस तरीके से दिया गया, क्या था, कैसे उसको घसीटा गया, क्यों घसीटा गया, पॉलिटिकल बनाया गया। इन चारा घोटाला को कंप्लीट रूप से पॉलिटिकल बनाया गया। मेरे डांस पे ये गाना कोई मतलब नहीं है, ऐसी पप्पू भैया का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। प्रणाम भैया, गोड़ लगाता नहीं। नमस्कार नमस्कार बाबा। आप इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, बाहर तक आवाज जा रही है, मोबाइल टावर आपकी आवाज पकड़ रहे हैं। तब क्या करी? वही मेरी कुछ दिक्कतें हैं। बोल, क्या दिक्कत बा? आप तो आप चुप बैठे हो, दोस्त बहुत बोलते हो, आज नहीं बोल पा रहे हो। आज भी बोलूंगा। हाँ तो वही देख रहा हूँ ना। शुरू कर, आज भी बोलूंगा। कैसे भैया? सब ठीक बा ना? और तुम लोग कैसे भाई? तो ठीक हूँ भैया। वो ऐसा मामला है कि थोड़ा हमारा मामला सेटिंग का चल रहा है उधर ना।
तो सेटिंग कर लो, कहाँ दिक्कत बा, सेटिंग कर लो पूरा। बता रहे थे दीपक जी के ऐसे बात है, अपना मामला सुलझवा लो, लड़की पुलिस वाला मामला थोड़ा सा आपका सहायता चाहिए भैया। तो भैया कहाँ सहायता के कोनो दिक्कत बा, लड़की यदि निश्चित रूप से यदि उम्र लड़की के हो गल हुई तो हम जरूर तारा से हम कहब कि जरूर हम तब कोई तंग करियन तो यह हमारा पास तो हम जरूर मदद कर दे। लड़की यदि निश्चित रूप से यदि उम्र लड़की के हो गल हुई तो हम जरूर तारा से हम कहब कि जरूर हम तब कोई तंग करियन तो यह हमारा पास तो हम जरूर मदद कर दे। लड़की यदि छोट हो या तब कहबा तू मामला सुलझा दे तो हम थोड़े तब मामला हम सुलझा। छोटी नहीं है लड़की, लड़की तो 4-5 साल बड़ी है। तारा से ना बढ़ा, तार कितना उम्र? नहीं, मैं डर इसलिए नहीं रहा हूँ कि लड़की नहीं पढ़ रही है। हाँ तो उसके चक्कर में उसका भाई पढ़ गया, उससे थोड़ा डर लग रहा है। लड़की ना पढ़ रहा, भाई पढ़ गया तो 377 वाला मामला भाई तब एक मतलब बा कि तू तारा में कोनो बीमारी बा, पहले तू इलाज पहले करा। मैं बैठ जा भैया, पूछ ला दीपक जी से। चुनाव का माहौल चल रहा, बैठना नहीं चाहिए। फटाफट 2 सवाल पूछो और रफा दफा हो। ये कह रहा हूँ भैया कि आपके पास ना बाती है ना तेल है, फिर भी लालटेन झमाझम चल रही है, उसका कारण क्या है? नहीं, मेरे पास तेल भी है, बाती भी है और लालटेन जलाने के लिए हमारे पास बहुत सुंदर तरीके भी आते हैं और हम लालटेन को जलाते भी हैं और जलेगा भी। लालटेन बहुत मजबूती के साथ जलेगा। जिन लोगों ने लालटेन की रोशनी में आकर के खूबसूरत तरीके से सब कुछ लिया, उसके प्रकाश से प्रकाशित हुए और लालटेन के तेल को खत्म होते देख पुनः दूसरे जगह जाके प्रकाशित होने की बात किया, तो उनको नहीं लगा कि लालटेन का तेल जब खत्म होता है तो फिर लालटेन के उस पेंदी में तेल डाला भी जाता है। वो समझ नहीं सके, वो बुड़बक हैं जो लोग चले गए, वो अज्ञानी है वो लोग। अच्छा भैया, आमिर खान का फोन आ रहा था बार बार, कह रहा धूम 4 बना रहा, भैया को टिकट दे देना। वो वैसे तो खरीदेंगे नहीं और लोगों को मना कर रहे हैं। धूम 4 आ रही है आमिर खान की, तो वो कह रहा था कि भैया को टिकट दे देना जाके तुम, वो वैसे तो खरीदने देंगे नहीं किसी को। नहीं, आमिर खान जी से का हम बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए कि सत्यमेव जयते का पूरा एपिसोड आमिर खान का हम जानते हैं, देखते हैं और मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आमिर खान जी अच्छे लगते हैं, जरूरी नहीं है कि आमिर खान जी का पिक्चर भी अच्छे लगे हमें, ताकि हम आपको आप जैसा कहिए वैसा आपके साथ हम करते रहे। भैया आज लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ सब कुछ वैसे ही बजा रहे हैं, कोई खड़ा हुआ है आसपास आपके, बजवाई जा रही है, वैसे ही बजा रहे हो? ठीक है, खुशी में बजा रहे हैं। अब चलो तुम्हारा काम खत्म, हमको अपना असली काम शुरू करने दो, ठीक है? आप भगा देते हो, इसने मूड बनता है। 3 दशक से मैं जानता हूं कि आप एक बहुत जाने माने स्थापित नेता हैं। बीच में जो हुआ उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। आप अपने आप को भी कहीं जिम्मेदार पाते हैं अगर ऐसा नहीं हो पाया? मैंने कहा सिस्टम का मतलब है कि जो देश चलाता है 56 साल 9 साल फिर 15 साल कोई और मुख्यमंत्री, 10 साल कहीं और मुख्यमंत्री, एक जगह से लेकर के 18 जगह नक्सलिज्म यदि, और सबसे ज्यादा यदि छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म है आज के डेट में, और उड़ीसा की स्थिति बहुत बदतर है, और हवाई चप्पल पहन लेने वाली ममता बनर्जी और मां के घर में सोने वाली बहस उठ जाता है। लेकिन बंगाल की क्या स्थिति है यह बहस नहीं है। बिल गेट्स आते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति तमिलनाडु तो जाते हैं, आंध्रा तो जाते हैं, लेकिन वहीं पर भू कर्ज से लोग मरते हैं, इस पर बहस नहीं है। आप भाषण बहुत अच्छा दे रहे हैं पप्पू यादव जी, लेकिन मुझे ये बताइए, आप आते हैं मधेपुरा से, मधेपुरा का कितना विकास हुआ? कई बार आप सरकार में रहे, कई बार आप सरकार के बाहर रहे। आप आते हैं पूर्णिया से, वहां का कितना विकास हुआ? सुपौल से आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, अररिया ले लीजिए, बेगूसराय ले लीजिए, वहां की जो फैक्ट्री है वो सालों से बंद पड़ी है। क्या किया हमने बिहार का, क्या किया पप्पू यादव ने अपने इलाके का? पहले हम उसकी तो बात कर लें, उसके बाद हम बिल गेट्स तक चले जाएंगे। बिल गेट्स तक भी जाएंगे। हाँ, उसी की बात कर लेते हैं। 4 बार हम इंडिपेंडेंट एमपी थे, हमारा ना कोई दल था ना मेरा कोई सरकार थी। हम जब इंडिपेंडेंट एमपी थे, अभी नरेंद्र मोदी जी ने मेरे पूर्णिया में जाके कहा बिजली नहीं है तो मोबाइल चार्ज कहां से होगा। मेरे पूर्णिया में जब तक हम 3 बार एमपी रहे, वहां से 1 बार रहे मधेपुरा से, 3 बार थे, तो 24 घंटे में 22 घंटा आप किसी से पूछ लीजिए कि मेरे यहाँ बिजली रहती थी कि नहीं। वो तो इसलिए रहती थी क्योंकि आप तमंचा रख के आ जाते थे इंजीनियर के सर पे। यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है कि भैया किसने मना, किसने कहा कि आप तमंचा रख करके बिजली नहीं दे दीजिए। यदि आपको यही चीजें आता है
यदि हमारी बात इन्हीं चीजों से आपको लगती है कि यदि मैं 22 घंटा बिजली पूर्णिया शहर और पूर्णिया के गांव को 17 घंटा हम दे रहे थे, तो सवाल लोगों को 22 घंटा बिजली की है, सवाल स्टूडेंट को बिजली की है। अब आप उसको जोड़ते रहिए, कभी ताकत से, कभी बाहुबल से, कभी किसी चीजों से, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका साइड है। हम जब एमपी रहे तो जो आम लोगों की जरूरत, भ्रष्टाचार के बारे में मेरे समय में आप पता कर लीजिए, एक अफसर का एक आम आदमी के साथ खड़े होकर के सम्मान देना, उनकी बात सुनना, जो जरूरत की चीजें हैं, कॉमन चीजों से लोगों को हमने प्रभावित नहीं हो, इसके लिए हमने भरसक प्रयास किया। दशरथ मांझी को 3 मिनट के लिए कुर्सी पर नीतीश कुमार जी ने बैठाया, लेकिन कैंसर की बीमारी के इलाज की बारी आई तो पूरा देश नहीं गया। अभी आमिर खान गए थे, उनके घर पर नहीं गए। मरने के बाद नीतीश कुमार जी ने उनको अतिथि सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनके लाश को जलाया गया। लेकिन अभी टीवी पर दिखा रहा था, आपकी ही टीवी पर एक दिन दिखा रहा था, हम और मैडम चुनाव बैठ करके देख रहे थे कि उनके बच्चे और उनका बेटा और पुतोह दोनों अपाहिज, पैर से भी और हाथ से भी, मिड डे मील का भोजन किसी तरह चला करके खाना का जीव का परवरिश कर रहा था। हम लोग वहां गए, उसके गांव में जब गए तो जंगल की घास की सब्जी बना के खा रहा था। अब भी मैंने 2 लाख रुपया उनको दे करके एक दुकान खुलवाया, और जब तक वो दोनों बच्चे रहेंगे आजीवन हम लोगों ने मैडम के अकाउंट से, आजीवन इस महीना मैडम के अकाउंट से चला गया 10,000 रुपया, हम उसको हर माह देंगे। कोई ऐसी घटना, अभी फौज में मारा गया एक यही तो आरोप आप पे लगता है कि आप धनबल और बाहुबल की राजनीति करते हैं। भैया वही बात तो मैं कह रहा हूं कि हमको बताइएगा ना, किसी को मदद करना धनबल, किसी से छीनते हैं, किसी को देते हैं, किसी से किसी को देना धनबल, आप हमको बताइएगा ना। ऐसे सिर्फ किसी के बारे में बोल देना। भैया मेरे बारे में आपको पता होना चाहिए, मेरे दादा को 9,000 बीघा जमीन थी। मुझे पता है, सब कुछ नहीं पता है ना? मुझे पता है। तो छीना किससे तब? 9,000 बीघा जमीन कांग्रेस के समय मेरे छरदादा को था, और जब हम खुर्दा गए अपने गांव में, हमारे फादर, हमारे दादा को 2200 बीघा का हिस्सा पड़ा। हमने सारी संपत्ति बेच के दुनिया के लिए लगाई और हमने छीन भी लिया। बारे बा एक कहीं होगा ना, कहीं कोई किसी ने कहा होगा ना, कोई व्यक्ति, कोई चीजें कभी आई, कभी इस तरह की चीजें आई मेरे जीवन में। इंडिपेंडेंट एमपी में तो कह रहा हूं कि आप सभी पार्टी को तो मैं कहा हूं, भैया गठबंधन के लिए क्यों चिल्लाते हैं? 38 साल लगातार मिनिस्टर है रामविलास पासवान जी, अकेले लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं होती है उन्हें? आपके साथ 15 साल चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी, मेरे परिवार से रिलेटेड है, अपने शहर से चुनाव नहीं लड़ सके, नहीं लड़े आज तक। उसी जगह बीपी मंडल, ललित नारायण मिश्रा, लालू यादव जी, शरद यादव सब चुनाव लड़े, 1 लाख के नीचे चुनाव जीते। हम 2,87,000 से चुनाव हमको लोगों ने जिताया उसी मधेपुरा की धरती पर। हमने कब कहा कि गठबंधन की जरूरत है पप्पू यादव को? हमने कब कहा कि किसी दल की जरूरत है? हमने तो कहा कि इन नेताओं को यदि जात ना मिले तो मुखिया में चुनाव न लड़े, न जीत सके। जात के नाम पर राजनीति करते हैं ये लोग। तो फिर आपने आरजेडी का टिकट क्यों लिया? गजब बात आप कर रहे हैं। आरजेडी का टिकट नहीं लिया, मैंने कांग्रेस से कहा कि मुझे या तो आप टिकट पूर्णिया से दीजिए या समर्थित उम्मीदवार, मेरी मां चुनाव लड़ी थी, 1,78,000 वोट लाया था, मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाह रहा था। मैडम रंजीत रंजन जी को कांग्रेस ने टिकट दे दी। टिकट देने के बाद मैंने कांग्रेस से आग्रह किया कि आप हमको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने दें या तो समर्थित कर दें। वहां पर उन्होंने अमरनाथ तिवारी जी को दे दिया। अब मेरे लिए आप सवाल उठता है कि क्या रंजीत रंजन जी कांग्रेस में रहे और मैं जाकर के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूं? मैं क्या करता उस वक्त? उसके बाद मेरे लिए स्थिति क्या थी? अररिया में गठबंधन में चली गई, मधेपुरा बचा। तो मुझे लगा निश्चित रूप से आज जब समाज भी चाहता है और ये समय की पुकार भी है और एक तरफ सांप्रदायिक ताकत को रोकना भी है, और मुझे मधेपुरा से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना, इसका मतलब है कि यदि इंडिपेंडेंट मधेपुरा से चुनाव वहां मैं लड़ नहीं सकता था, गठबंधन में मैडम और वहां चली गई, मेरे लिए कितनी बड़ी दुविधा और द्वंद्व है। और पूर्णिया को छोड़ना मेरे लिए क्या स्थिति है वो मैं और परमात्मा जानता हूं कि पूर्णिया को मैं किस हाल में छोड़ा हूं। मधेपुरा में मैं नहीं चाह रहा था कि वोट बटे, इसके लिए मेरे पास लालू यादव जी के सम्मान के साथ उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता और वहां तो शरद यादव खड़े हैं, इतने बड़े नेता, देश के इतने बड़े नेता। देखिए निश्चित रूप से वो नेता हैं, मैं उसे नकार नहीं सकता हूं और ना मैं किसी चीजों के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बोल सकता हूं। अच्छे है या खराब है वो मधेपुरा की जनता तय करेगी कि कौन अच्छे कौन खराब। मैं किसी के सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूं, ना मैं किसी के बारे में किसी की बुराई कर सकता हूं।
हर तरह की बुराई जो कॉमन आदमी की खुशी को छीनता हो, चाहे वो बेईमानी हो, चाहे वो दलाली संस्कृति हो, चाहे किसी भी जनप्रतिनिधि और किसी भी प्रशासनिक महकमे के द्वारा आंख उठा करके बहुसंख्यक 90% गरीबों के खुशी को छीनकर आंसू देता हो, उसे रोकना मेरे जीवन की प्राथमिकता है और उसे रोकूंगा ही रोकूंगा, चाहे उसके लिए जितना बड़ा से बड़ा तगमा आप लोग देते रहिए, मेरे लिए कोई बात नहीं। 80 किलो हो गया था, ऐसा क्या हुआ आपको लगा कि अब आपको थोड़ा फिट होना चाहिए? नहीं, लगातार एक लंबे समय से लगातार एक ही जगह पढ़ते रहना और बैठे रहना, मेंटल टेंशन, मेंटल प्रेशर और फिजिकल कोई काम नहीं, 12 साल 3 महीना और रात भर एजुकेशन, तो वेट तो स्वाभाविक है गेन करते गए, तो फिट होने की बातें नहीं है। एक गीत हम बनाए थे जेल में, वो सुना देते हैं। जिंदगी देने वाले सुन, मेरी दुनिया से दूर क्यों गए, जिंदगी देने वाले सुन। क्या कहता थी जो मेरी खुशी छीन ली, क्या कहता थी जो मेरी खुशी छीन ली, जिंदगी दे के तू जिंदगी छीन ली। आंख बीमार है, दिल परेशान है, आंख बीमार है, दिल परेशान है, आंख बीमार है, दिल परेशान है, जीते जी मैं यहाँ मर गया। एक सवाल दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं, जी माइक दीजिए। जी पप्पू जी, आप घोटाला की बात करते हैं, पहले आप कांग्रेस पार्टी में थे और आज भी पत्नी आपकी कांग्रेस पार्टी से टिकट लड़ रही है, और जिस पार्टी में आप हैं उसमें भी चारा घोटाला की बात दीपक जी कर चुके हैं, तो आपके कथनी और करनी में तो बहुत फर्क है। नहीं, मैं कोई किसी कथनी करनी में फर्क नहीं है। मेरा अपना मानना है कि क्या एनरॉन घोटाला अटल बिहारी वाजपेयी जी के आते नहीं हुआ था क्या? एनरॉन घोटाला नहीं हुआ था? नहीं, बॉम्बे में जो वो बिजली का जो सबसे बड़ा घोटाला आया था, सामने में आया था, क्या घोटाला किसी क्या मेरा कहना है कि कांग्रेस के रीजन में यदि कोई घोटाला हुआ, एक तो मैं कांग्रेस का कोई सक्रिय मेंबर नहीं, सदस्य नहीं, रंजीत रंजन जी कांग्रेस में हैं और वहां से चुनाव लड़ रही हैं। मेरी जितनी जानकारी, मैंने कहा कि घोटाला के बारे में साफ है कि यह देश के आम आवाम के हर व्यक्ति, खास या आम हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। घोटाला से कहीं न कहीं हर व्यक्ति पर बोझ पड़ता है। यदि मैं कहूंगा सिर्फ गरीबों पर बोझ पड़ता है तो ये गलती होगी। निश्चित रूप से इसमें गरीब ज्यादा बार खाए जाते हैं, और जो खास और जो ज्यादा पूंजीपति लोग हैं, मिडिल ईस्ट क्लास और गरीब लोग इसमें ज्यादा पीड़ित हैं, पिसाए जाते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के बारे में जितना मुझे जानकारी है, मेरी अपनी समझ है कि जब भी कोई घोटाला हुआ तो कांग्रेस ने या तो उसको जेल भेजा, या तो उस मंत्रिमंडल से उसे हटाया, बर्खास्त किया, या उससे निश्चित रूप से उससे दूर होने की कोशिश की, उससे अलग किया। जो मेरी अपनी जितना मुझे जानकारी है, कई घटना इसमें आए हैं, चाहे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का सवाल आया तो मुख्यमंत्री का चेंज हुए हैं, बहुत सारे चीजें हैं। और ये मैं नहीं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, अब मनमोहन सिंह जी के बारे में मेरा स्पष्ट है कि मनमोहन सिंह ईमानदार आदमी है, बहुत विनम्र और चरित्रवान आदमी है, उस पर कोई उंगली नहीं उठ सकता है किसी भी कीमत पर, देश का जो वो प्रधानमंत्री है। लेकिन ऐसे भला आदमी है, भला आदमी, अच्छे आदमी, लेकिन उस भले आदमी के नीचे यदि निश्चित रूप से इस देश किसी न किसी उनके मंत्रिमंडल से या किसी न किसी उनके मंत्रिमंडल के निर्णय से कॉमन आदमी प्रभावित हो रहा है, तो उंगली तो मनमोहन सिंह जी पर उठाई है, इन्हीं कारणों से उंगली उठा है। अन्यथा मनमोहन सिंह जी पर उंगली नहीं उठता। मनमोहन सिंह जी, मेरी अपनी समझ है कि कहीं न कहीं मनमोहन सिंह जी की प्रतिबद्धता और उनकी जो वैचारिक सोच है, जिनके चलते
आज खुद को कटघरे में खुद खड़े कर लिए हैं। मुझे लगता है कि कालिक के घर में वो नहीं बच पाए, इतना बेदाग और साफ आदमी। यदि कांग्रेस का कोई भी घोटाला हुआ है और वह घोटाला यदि सरकार ने या माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने उसको नजरअंदाज किया है, तो वो निश्चित रूप से उसका कंडेम्प्ट होना चाहिए। लेकिन मुझे अपनी समझ है कि राहुल गांधी जी खास तौर पर किसी भी घोटाले को कंडेम्प्ट करने में देर नहीं किए हैं। वो बढ़ चढ़ के निश्चित रूप से अपनी मंत्रिमंडल पर भी कार्रवाई करवाए हैं। अपने किसी भी पदाधिकारी हो, चाहे कांग्रेस का किसी की भी संलिप्तता हो, तो उसमें उन्होंने निश्चित रूप से कठोर निर्णय लिया है। दीपक क्या रे बाबा, क्या पब्लिक बोल रही है कि यहाँ पे कोई दबंग आए? ए जनता लोग, ए छोटी, यहाँ के दबंग आपू ने क्या? आपू ने यहाँ का रॉबिन हुड पांडे समझा क्या? अपुन यहाँ पे चुनावी नाइट्स में दीपक चौरसिया में देखने आया है कि अपुन के अलावा यहाँ पे कौन दबंग है। ए निकल रब्बा, पप्पू याद। अरे साहब जी माफ करना सर। ए सर, हम कोई गुंडा कोई दबंग वबंग कोई रॉबिन हुड कुछ नहीं है हम। आप अच्छा नाट्य कला परिषद के शख्स, बहुत अच्छा मेंबर हैं आप चिंता मत कीजिए। बात करें नहीं सर, हम आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दें, वो तो सब एक छोटा सा परफॉर्मेंस था। सही बात है, हम तो हीरोइन बनने आए हैं ना यहाँ पे। सही बात है, दीपक चौरसिया जी के लाए हुए परफॉर्मेंस थे आप। बिल्कुल, वो कहा है ना, हम आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दे। मैं झुमरी, घर से फई, द्वारे बाबा ना है माई, ना कोई सगा ना कोई भाई, झुमरी भाग के गाँव से हीरोइन बनने आई। तो कोई हमसे कहे कि लाइव हीरोइन बनना है तो लाइव बनाओ हाई फाई, तो झुमरी बन गई वाईफाई। सर मैं बता दूं कि दीपक चौरसिया जी बहुत अच्छा रॉबिन हुड भी बनाते हैं, बहुत अच्छा बाहुबली भी बनाते हैं, तो इसीलिए इनके पास बहुत अच्छा हीरोइन बनाने का भी नुस्खा है। पप्पू भाई, मैं इनको सबसे मिला चुका हूँ। मैं इनको अमर सिंह जी से मिला चुका हूँ। नाम बताओ, जल्दी नाम बताओ। अमर सिंह जी से मिले हम। अमर सिंह जी से मिल चुके हैं, तो बस किसी से मिलने की सबसे जरूरत पहले नहीं उनसे है। मिले। तब आप बहुत अच्छा मिल चुके हैं। बस आपको किसी दबंग और किसी चीज बनने की जरूरत नहीं है। सीधा अमर सिंह जी का साष्टांग कीजिए, आप सीधा बॉम्बे के राज ठाकरे और बाल ठाकरे के दरबार में पहुंच जाइएगा, चिंता मत कीजिए। सर आपका भी मतलब दबदबा ऐसा है कि आप अगर किसानिया को भी बोल देना तो वो भी माइक पकड़ ले। नहीं, दबदबा जरूर है, मेरा दबदबा है। पप्पू यादव खतरा उसके लिए है जो इंसान के लिए खतरा है। जो इंसान के लिए खतरा है, पप्पू यादव हमेशा उसके लिए खतरा है, इस बात का ख्याल रखिए। सर आप हमको दिल से तो बहुत अच्छा आदमी लगते हैं, तो आप हमको हीरोइन बनने का दो भैया, आप यदि कॉमन और आम आदमी और गरीब के लिए खतरा होइएगा तो हम आपके लिए खतरा रहेंगे, इसका ख्याल रखिएगा। हम कुछ ना, हम आम आदमी। आपको पता है हम कितना लालटेन लेके भी निकलेंगे ना, तो आप हमारे जैसे एक एक्टर, एक लड़की नहीं ढूंढ पाएंगे। भैया हम बहुत बड़े अपने खुद ही अच्छा एक्टर हैं, अच्छा हीरो हैं, तो हम काहे दूसरे को ढूंढने जाए हम। अरे आप चलो वाईफाई, चलो टाइम ओवर होता है, टाइम ओवर होता है, हम जा रहे हैं। पप्पू यादव जी, आपकी वाइफ भी पॉलिटिक्स में है, आप भी पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन आपकी जो प्रेम कहानी थी वो बड़ी दिलचस्प थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। आप तो वही मैंने कहा ना कि आप तो कब रॉबिन हुड, कब क्या बना दीजिएगा, और अब नहीं, इतनी दिलचस्प पर्सनालिटी लवर है। बॉय भी बना दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप तो हैं लवर बॉय, मेरे लिए तो एवरग्रीन लवर बॉय पप्पू यादव। नहीं, लवर जिसको बॉय प्यार- जरूर, लवर बॉय हो सकते हैं, लेकिन प्ले बॉय नहीं हो सकते, इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन लवर बॉय ही बोल रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि आम जनता के लिए लवर बॉय। हाँ, तो इसका मैं बता दूं, आपने कहा कि दोनों पत्नी वाइफ हस्बैंड निश्चित रूप से आजादी के बाद लोकसभा में एक साथ वाइफ हस्बैंड सांसद रहे, अलग अलग लोकसभा में राज्यसभा में रहे हैं। मधु दंडवते, प्रतिमा दंडवते भी रही हैं, अलग अलग लोग रहे, अलग अलग बार आए हैं, लेकिन एक साथ सौभाग्य। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत ही, वो सिख फैमिली से आती हैं, और निश्चित रूप से हम लोग एक वेस्ट वाइफ हस्बैंड भी हैं, वेस्ट कपल भी हैं, और वेस्ट जोड़ी भी हैं। वैचारिक रूप से भी हम लोग की
दोनों हम लोग साधक हैं, वो भी साधक, उनके पिताजी भी गुरुद्वारे में हेड ग्रंथी थे, पहले सेना में थे, फिर गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी बने। मेरे फादर भी आनंद मार्ग के ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहे हैं, अंगिका समाज के सेक्रेटरी रहे हैं, प्रोटेस्ट में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, आनंद मार्ग के बहुत ऊंचे पदों पर रहे हैं, बेस्ट साधक हैं। मेरे दादा कोर्ट की जुड़ी हुआ करते थे, शिव के बहुत बड़े साधक हमारे दादा थे। आजादी के बाद से लेकर के आज तक हमारे दादा मुखिया रहे, मेरे दादा के बाद मेरा भाई पिताजी मुखिया रहे, मेरे भाई मुखिया रहा, आज तक मेरे पंचायतों में दूसरे आदमी नहीं रहे। इस बार कोई दूसरा एक बार दो अलग अलग मुखिया रहे। तो हम लोग का साधक परिवार है, वहां भी साधक स्पिरिचुअल परिवार है। दोनों आदमी को, उनको भी अवार्ड मिला है बेस्ट स्पीच का, आप भी जानते हैं, बेस्ट पार्लियामेंट्रियन के रूप में। उनके बारे में सोमनाथ चटर्जी भी अपने किताब में लिख चुके हैं, मैडम रंजीत जी के बारे में, प्रणब दा, सोनिया जी, सभी लोगों ने उठ करके बोल चुकी हैं इनके बारे में, इनके स्पीच के बारे में। और बेस्ट कितने ईमानदार हैं हम दोनों आदमी, ये जग जाहिर है। 5-4 बार हम ओवर एमपी रही, हम एक बार एमएलए इंडिपेंडेंट रहे। सबको पता है कि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सब पर लगते रहे, लेकिन एमपी के रूप में पप्पू यादव पर कभी कोई आरोप, सब पर क्वेश्चन लेना, तो कभी पीसी, तो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ठेकेदारी, सब कहीं ना कहीं किसी का ठेका है, पट्टा है, कभी हम लोग का कोई ठेका पट्टा, सिर्फ प्रोफेशनल राजनीति। हम लोग बेहतरीन परिवार से हैं, एक साधक स्पिरिचुअल परिवार से हैं, और निश्चित रूप से टेनिस की वो इंडिया टॉप प्लेयर थी, टेनिस में इंडिया खेलती थी, इंडिया रिप्रेजेंट करती थी, स्टेट रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। और हमारी मुलाकात भी उसी संदर्भ में उसी दरमियान हुआ था, और हम लोग वहां से ही एक पर्सनल सफर शुरुआत की। 3 साल लगे हमको उस मुकाम पर पहुंचने में, बहुत लंबा समय लगा। ना परिवार तैयार था, ना उनके सिख कम्युनिटी तैयार थी, बहुत सारे जद्दोजहद हुए, वो आप भी जानते हैं, बहुत सारे सिख लीडर इसमें पड़े। फिर वैचारिक रूप से हम लोग निश्चित रूप से वैचारिक पारिवारिक रूप से बहुत नजदीक आए, और 3 साल के बाद जाके निर्णय हुआ, तब जाकर के 94 में शादी हुई। पंजाब लुधियाना में पढ़ने वाली लड़की, लुधियाना में से एक टेनिस की अपनी जिंदगी शुरुआत करने वाली, इंडिया खेलने वाली एक टेनिस की खिलाड़ी। और वह यदि पप्पू यादव कहीं से भी उन्हें दबंग लगता, पप्पू यादव कहीं से भी उन्हें थोड़ा भी कॉमन आदमी, आम आदमी से अलग हट के लगता, तो क्या पंजाब की एक सीधी लड़की, इंडिया खेलने वाली लड़की, जिसे ना राजनीतिक मतलब, जिसे ना बिहार के कल्चर से मतलब, ना बिहार की किसी तहजीब संस्कृति से मतलब, ना बिहार को वो जानती थी, तुरंत वो बिहार गई थी, क्योंकि बिहार के ही फ्रेजर रोड गुरुद्वारे में उनके पापा हेड ग्रंथी थे। वहां जाना, वहां गेम्स का में पटना क्लब में जाना, फिर वहां मेरी मुलाकात होना, और वहां से एक सफर शुरुआत होना। 3 साल, 1 साल तो वो हमें जानी नहीं, समझी नहीं, किसी तरह 1 साल के बाद वो समझ पाई, जान पाई। फिर वो 2 साल लगातार ना होते रहना, और फिर नजदीक आना, और फिर हम लोग एक जिंदगी में, एक जिंदगी के सूत्र में बंधे। हम लोगों ने कंप्लीट लव द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, हैव द पीपुल, दोनों आदमी का कंप्लीट नेचर, सिर्फ पीपुल। तो हम लोग कंप्लीट एक स्वभाव के रहे हैं, एक स्वभाव के हैं, और हम लोग उसी स्वभाव के तहत काम करते हैं। पॉलिटिकल जो हम लोग का तरीका है, उसमें साफ एजेंडा है कि जो हर भी किसी भी परिस्थिति, अब जेल में रह करके आप हमसे पूछेंगे तो आप इंडिया टुडे पर उठा करके देख लीजिए, रंजीत रंजन और पप्पू यादव कितने किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं। इस तरीके से दर्जनों दर्जन, जिसका कोई मतलब नहीं, देश के आम लोगों से, दोस्तों से, पत्नी से, जीजाजी से, पत्नी का जेवर बेच करके पूछिए जाकर। अब रंजीत रंजन जी से पूछिए, अपनी जेवर गिरवी रख करके किडनी का ट्रांसप्लांट कराया दूसरों का कि नहीं? अब क्या कहेंगे उसको? वोट से मतलब है, क्या कहेंगे? उत्तराखंड में किसी गांव में जाकर के यदि मैं 18 दिन रह करके किसी का सेवा करता हूं तो क्या वोट से मतलब है? गुजरात का स्पीकर सर्टिफिकेट पप्पू यादव को दिया
तो क्या कहेंगे वोट से मतलब है कि पप्पू यादव यहां आकर के जो सेवा किया वो कोई नहीं किया? सर्टिफिकेट है मेरे पास, स्पीकर ने लिखा तब लिखा, तो क्या वोट से मतलब है? हमको क्या देश का प्रधानमंत्री बनना था? वहां चले गए हम। चलो पप्पू यादव जी, चलते चलते क्या सुनाना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? आप कवि भी हैं, आप लेखक भी हैं, आप शायर भी हैं, चलते चलते क्या सुनना पसंद करेंगे? जो आप सुनाना पसंद करें। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, मेरा गीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। दूसरा गीत और एक गीत ही हमारा, जो हम पहले एमएलए थे वहां सिंहेश्वर स्थान से, वहां मेला जाता है, वहां लोग, वहां एक गीत है। टम टम हमर तूफान सब किए चले चलू, चले चलू रे बहु चले चलू, चले चलू गिदाय चले चलू, चले चलू रे बहु चले चलू, चले चलू गिदाय चले चलू। चलो सिंहेश्वर थान सब किए चले चलू, चलो सिंहेश्वर थान सब किए चले चलू, चलो सिंहेश्वर थान सब किए चले चलू, चले चलू रे बहु चले चलू, चले चलू गिदाय चले चलू, चलो सिंहेश्वर थान सब किए चले चलू। बहुत खूब करो। चुनावी नाइट्स में दीपक चौरसिया में आज इतना ही। हम फिर मिलाएंगे चुनावी नाइट्स में किसी और शख्सियत के साथ। आइए पप्पू जी यहाँ पर आते हैं, ग्रुप फोटोग्राफ होता है वो हो जाए हमारे तमाम साथियों के साथ।